एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? होप करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हों लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर से जरूर शेयर करना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? एक रूपता, एक आयामी, रैखिकता या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। सभी लोग यहां पे पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? सभी लोग यहां पे पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे और डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 11:30 बजे, शाम को 6:30 बजे क्लास चलती है। आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे भाई। बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? व्यक्तिगत भिन्नताएं हो जाएगा। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, कथन और तर्क वाला ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन ए है, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। तर्क आर है, केवल आनुवंशिकता ही एक ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। सभी लोग यहां पे दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। चलिए, बहुत अच्छे भाई। एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है, ऐसा नहीं है, गलत। और मैंने आपको बताया क्या था, अगर ए गलत हो जाए कथन तो आर ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा। ए और आर यहाँ पे आपके दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखो आपके स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन डैश जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी लोग यहाँ पे तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो, प्राथमिक कारक देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो प्राथमिक कारक साथी है नहीं, मीडिया है नहीं, विद्यालय है नहीं, तो परिवार है। तो यही आपका सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा और द्वितीय कारक आपका साथी और मीडिया हो जाएगा, है ना। अगला आपकी स्क्रीन पे 4, जॉन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सभी लोग यहाँ पे 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? सभी लोग यहां पे 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहां पे हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे यहां पे जिन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मकेंद्रिता, जीववाद या संतुलीकरण। सभी लोग यहाँ पे 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जिन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोणों को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सभी लोग यहाँ पे 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे भाई, फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए। यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहां पे आत्म केंद्रिता हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पे यहां पे कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या अमूर्त पारंपरिक स्तर। 6 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। यहां पे 6 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा भाई? यहां पे पूर्व पारंपरिक स्तर हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे यहां पे 7,
डैश ने अपने डैश सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को प्रस्तावित किया है। किसने? लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, किसने किया? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? बहुत अच्छे, फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहाँ पे और स्पीड में सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखना, लेवाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को प्रस्तावित किया है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। यह डैश के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनमें वे चीजें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम हैं। यह जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। सभी लोग 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे फटाफट सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का जवाब देंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, या बारंबार अभ्यास व रटनत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है, या सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित है, या सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। सभी लोग 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका किसका पालन करती है, किसको बढ़ावा देती है, किस पर केंद्रित होती है? सभी लोग 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका जो है, याद रखना, बच्चों के रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 10, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अप्रेरण को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि शामिल है? संगीतमय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतःव्यक्तिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? सभी लोग 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा भाई? फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहां पे 10 का। खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं और प्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है? ये अंतःव्यक्तिक बुद्धि में शामिल है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पे 11, लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। यह भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। 11 का जवाब देने का प्रयास करें। यहाँ पे सभी लोग 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 12 का जवाब देंगे। अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना, या विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, या बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। सभी लोग 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है भाई? तो केवल यहाँ पे ये वाले दोनों, विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना और बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो है दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, किसका उदाहरण है? जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, जेंडर भूमिका में लचीलापन। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग यहाँ पे। यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, किसका उदाहरण है? 13 का जवाब दीजिए सब लोग यहाँ पे। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आकलन किस प्रकार का होना चाहिए? केवल मात्रात्मक, व्यापक, मानकीकृत या केवल योगात्मक?
बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी का जवाब आना चाहिए। आकलन किस प्रकार का होना चाहिए यहाँ पे? तो केवल दिखा काट दो, मानकीकृत नेगेटिव होता है, केवल दिखा बचा आपका व्यापक, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पे 15, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, धीमी गति से सीखने वालों की पहचान और नामी करने के लिए, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। तो बताएंगे सब लोग यहाँ पे बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। ठीक है ना। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 16, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, सीखने में कमियों के रूप में देखने पर, शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, या प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने पर। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, है ना। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन और तर्क है यहाँ पे। कथन ए है, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपने पन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। तर्क आर है, बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। 17 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे। यहां पे ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या भी यहां पे कर रहा है ना। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे 18, डैश से सामग्री की प्रस्तुति डैश को सुगम बनाती है। बताओ क्या होगा यहां पे? एक समान होगा या कई तरीके? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 18 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा भाई? तो कई तरीके से सामग्री की प्रस्तुति सभी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाती है। तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है? बताओ सभी लोग यहाँ पे 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्रश्न आपका निगेटिव है, मानकीकृत आपका निगेटिव होता है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञेय विशेषताएं हैं? रचनात्मक शिक्षार्थी, अभिसारी विचारक, विचारण या विवेचन में अनम्यता या स्वलीनता। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहां पे रचनात्मक शिक्षार्थी होगा। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 21, शिक्षकों को डैश पाठ्यचर्चा और डैश मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। बताओ सभी लोग यहां पे 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे तो शिक्षकों को लचीला पाठ्यचर्चा और रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो यहां पे तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 22, एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए? भय उत्पन्न करके, तनाव और तनाव को प्रेरित करके, निष्क्रिय संस्मरण रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, या समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। 22 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे
भय उत्पन्न करके करेंगे नहीं, तनाव और तनाव को प्रेरित करके करेंगे नहीं, है ना, निष्क्रिय गलत, समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके करना है ना। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे 23, मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? सक्रिय अन्वेषण, सामाजिक संपर्क प्रयोग या व्यवहार का अनुबंधन। सभी लोग 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। व्यवहार का अनुबंधन छोड़ के सारे आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा। ओके, चलिए भाई अगला आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी? छात्रों को ब्लैक बोर्ड से ज्यों के त्यों उत्तर कॉपी करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से किसी सहकर्मी को अवधारणाएं समझ आने के लिए कहना, विद्यार्थियों से उदाहरण और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना, या छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी? ये वाला, छात्रों को ब्लैक बोर्ड से ज्यों के त्यों उत्तर कॉपी करने के लिए कहना। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 25, मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए? उन्हें अनदेखा करके, उन्हें सजा देकर, उन्हें इनाम देकर, उन्हें संबोधित करके। 25 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। अनदेखा करना नहीं, इनाम ज्यादा बढ़ावा देना नहीं, सजा देना नहीं, उन्हें संबोधित करके। ठीक है ना। 25 का करेक्ट आंसर चौथा बिल्कुल सही होगा। अगला आपके स्क्रीन पे, संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को हतोत्साहित करना चाहिए कि अवहेलना करनी चाहिए, को दंडित करना चाहिए या को सुसादित करना चाहिए? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को सुसादित करना चाहिए, है ना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? प्रतिक्रियात्मक सादृढ़ता को बढ़ावा देकर, अभिसरण सोच को बढ़ावा देकर, कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, या सहज अनुमान को बढ़ावा देकर? समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। 27 का चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं भाई, मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या करना चाहिए? बताओ सभी लोग यहाँ पे। हतोत्साहित होगा नहीं, है ना, नजरअंदाज होगा नहीं। अब पहला तीसरा में से बताओ कौन सा सही होगा? ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलो भाई अगला आपके स्क्रीन पे, जब बच्चे डैश की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। शर्म की भावना का अनुभव करते हैं या भय, खुशी या अपमान? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो जब बच्चे खुशी की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ठीक है ना। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका जो भी करेक्ट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताना, और 30 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर से जरूर हमें बताना। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी क्लासेस आए, अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। ओके। एंड पिछली क्लासेस को आप लोग जाके देखिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करते रहें, आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।